जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा मॉक टेस्ट देखेंगे जो आपकी पूरी हिंदी पर आधारित होगा। और उसके अलावा अगर बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान को बारीकी से परखा गया है और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं साथियों सामान्य ज्ञान के, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है इन 38 प्रश्नों के माध्यम से। उसके बाद साथियों मैथ के हम लोग एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और रीजनिंग के वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में डिक्टो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन चारों विषयों का साथियों एक तरीके से निचोड़ यहां पर आपके लिए पेश किया जा रहा है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि 2024 के वर्ष में वर्दी आपके बदन पर हो, तो इस क्लास का हर एक सवाल आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए आने वाले एक से लगभग 1 घंटे के अंदर। तो बहुत तेजी के साथ साथियों आपके सामने से क्लास चलेगी। हिंदी को देखिएगा कितने प्रश्न आपने बिल्कुल सही किए। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा, देखिए अगर यहां पर देखिए आज राज्यपाल आपके सामने आएंगे, कल आपके सामने राष्ट्रपति भी आ सकते हैं, प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं। देखिए अगर बात करें राज्यपाल आ जाए तो वो भी एक तरीके से जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, प्रधानमंत्री भी होगा, अगर मुख्यमंत्री की बात करें या राज्यपाल की बात करें तो ये सब साथियों इनमें कौन सी संज्ञा है, तो इन सभी में जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर किसी राज्यपाल का नाम आ जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, किसी प्रधानमंत्री का नाम आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, किसी मुख्यमंत्री का नाम जिसका भी नाम आ जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कोई आ रहा है इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइए। देखिए यहां पर अगर सर्वनाम की बात करें, सर्वनाम यहां पर क्या है, तो कोई शब्द जो है ना ये सर्वनाम है। तो अब ये कैसा सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए अगर यहां पर होता कि वह आ रहा है तो मैं बताता कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहां पर कोई जैसा शब्द आया है तो यहां पर आपको लगाना होगा कि यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है, बताइए। देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। देखिए अगर बात करें कि शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, ठीक है, छात्र लिख रही है, तो लिख रही है, अब क्या लिख रही है, इंग्लिश लिख रही है, हिंदी लिख रही है, उर्दू लिख रही है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। छात्र पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, उर्दू पढ़ रहा है, फारसी पढ़ रहा है, कुछ तो पढ़ रहा होगा ना, तो साथियों ये सकर्मक क्रिया होगी। यहां पर खेल रहा है, अब क्या खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। यहां पर तो साथियों कुछ ना कुछ सवाल पैदा हो रहे थे, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे ना, शिशु सो रहा है, तो अब आप नहीं कह पाओगे कि शिशु सो रहा है, कैसे सो रहा है। अरे भाई जैसे सोया जाता है वैसे सोया जाता है, सोना कोई 4-5 प्रकार के थोड़ी ना होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यहां पर आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इस टाइप से ट्रिक के मदद से आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहा जाता है, बताइए। जैसे कि मैं आपको हर बार एक एग्जाम्पल के तौर पर साथियों समझाता हूं। मैंने यहां पर साथियों लिख दिया क्या, मोटा आदमी मैंने यहां पर लिख दिया। अब अगर बात करें, देखिए विशेषण यहां पर क्या है, तो जो मोटा शब्द है ना ये आपका विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इस आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि शब्द के द्वारा, मोटा शब्द के द्वारा, तो ये विशेषण हो जाएगा। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है यानी कि इस आदमी की विशेषता बताई जा रही है तो ये आपका विशेष्य कहलाएगा। अच्छा, सवाल में पूछा गया था कि विशेषण शब्द यानी कि यह विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते उसे क्या कहते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य साथियों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर जिनका भी यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। क्रिया विशेषण की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए वो दौड़ रहा है, तेज तेज दौड़ रहा है, तो तेज तेज क्या हो गई, क्रिया विशेषण हो गई। वो धीरे धीरे चल रहा है, चलना एक क्या है, क्रिया है। और तेज तेज चलना क्या है, एक तरीके से तेज तेज से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विशेषता बताई जा रही क्रिया की, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएंगे। प्रविशेषण की अगर बात करें, मैं आपसे कहूं बहुत मोटा आदमी, तो बहुत क्या हो जाएगी, इस बहुत शब्द ने ये किसकी विशेषता बता रहा है, मोटा शब्द की विशेषता बता रहा है, तो ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि काफी में कौन सा विशेषण है, बताइए। देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है। देखिए यहां पर संख्या तो है नहीं,
तो संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा। अगर यहां पर साथियों देखिए यहां पर निश्चित नहीं होगा क्योंकि काफी बताया गया एक तरीके से, काफी मतलब बहुत सारा एक तरीके से हमें यह नहीं बताया गया कि इतनी चीज बताई गई, तो अनिश्चित साथियों परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से अघोष वर्ण साथियों कौन सा है बताइए। चलिए देखिए अघोष वर्ण कौन सा है। आ ये आपका क्या हो जाएगा, सघोष वर्ण हो जाएगा। जा सघोष वर्ण हो जाएगा। अगर हा की बात करते हैं सघोष वर्ण हो जाएगा, लेकिन सा की अगर बात करें, सा में साथियों कुछ एक तरीके से घोष ही नहीं हुआ, तो ये आपका एक तरीके से अघोष वर्ण हो जाएगा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है बताइए। चलिए दंत इसमें से नहीं है, ये आपसे कुल मिलाकर पूछा जा रहा है, बताइए। तो अगर मैं आपको बताऊं देखिए दंत के अंतर्गत आता है ता, ठीक है ना, ता, था, दा, धा और ना, ये वाले थे। तो ये भी मैंने लिखा, ये भी मैंने लिखा और ये भी मैंने लिखा, ये भी मैंने लिखा। तो यहां पर तो साथियों कुल मिला के चारों ही आपके क्या हो जाएंगे, दंत वर्ण एक तरीके से हो जाएंगे, जिनका भी आंसर यहां पर कुल मिला के जो मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान रखना है। दंत के अंतर्गत कितनी चीजें आती हैं मैं आपको बता चुका हूं। वह लाचार है क्योंकि वो अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें यहां पर देखिए कारणवाचक अव्यय होगा। क्यों होगा, बताया जा रहा है कि वो लाचार है। क्यों लाचार है, कारण बताया जा रहा है क्योंकि वो अंधा है ना, इसलिए वो साथियों लाचार है। तो कुल मिला के कारणवाचक यहां पर अव्यय हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पास करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि साथियों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी मैं वीडियो साथियों डालूंगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है साथियों कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो इतने सब्जेक्ट पर आपको साथियों कमांड होना चाहिए। किस पर साथियों, हिंदी पर, रीजनिंग पर, मैथ पर और उसके अलावा साथियों यूपी जीके पर और उसके अलावा साथियों करंट अफेयर पर और उसके अलावा साथियों जीके पर। तो कुल मिला के इन सभी सब्जेक्ट पर मैं आपकी कमांड बनवा दूंगा। अभी एग्जाम में साथियों थोड़ा सा समय है, ये समझ लीजिए एग्जाम तक अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं, जो डेली आपको ये वीडियो दे जाती है, आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, जो एक डेली वीडियो दी जाए उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चारों विषयों का आपका एक तरीके से रिवीजन भी होता रहेगा, जो आपने पहले पढ़ रखा है उसका भी रिवीजन होता रहेगा और नई चीजें भी आपको मालूम पड़ती रहेंगी। तो एग्जाम आपके लिए पास करना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए तो अब वधु का बहुवचन की अगर बात करें तो वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा साथियों, वधुए हो जाएगा। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग साथियों शब्द कौन सा है बताइए। तो स्त्री देखिए किन्नर कैसा है, तो किन्नर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होगा बिल्कुल। अहिंसा कैसी है, ठीक है, अहिंसा कैसी, अंतरी कैसा है, अपरिग्रह कैसा है। तो अहिंसा की अगर बात करें ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है बताइए। तो भविष्य काल की अगर बात करते हैं, मैं आपका आभारी हूं, नहीं, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैंने एक पेड़ काट लिया, या मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। देखिए गा गी गे बचपन में आपने पढ़ा होगा कि गा गी गे आ जाए तो वो भविष्य काल का उदाहरण हो जाता है। आंसर आपका अगर है ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए खेत का तत्सम साथियों क्या है बताइए। खेत की अगर बात करें, यहां पर एक तद्भव रूप लिखा हुआ है, लेकिन इसके तत्सम शब्द की अगर बात करें तो क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, क्षेत्र कहा जाता है खेत को। आंसर आपका बी के साथ। उसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें, चार शब्द आपके सामने है, इसमें से एक शब्द की अगर बात करें वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो कौन सा साथियों सही शब्द लिखा हुआ है बताइए। देखिए ऊपरी होता है, ऊपरी लिखित, क्या होता है, ऊपरी लिखित होता है। तो कुल मिला के आंसर अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी का चयन किया था तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों प्यारे से कमेंट के माध्यम से एक बार बता देंगे कि ये क्लास आपको, वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है ना। और वीडियो को भी साथियों आप लोग शेयर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहाव की अगर बात करें, बहाव शब्द में प्रत्यय क्या आया है साथियों बताइए। तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। 19 शब्द में उपसर्ग साथियों क्या होगा बताइए। देखिए 19 शब्द में क्या उपसर्ग हो जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो अगर आपका आंसर यहां पर उन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला उन है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और साथियों बताइए सही जवाब क्या होगा। पुष्कर का मतलब क्या होता है बताइए। तो पुष्कर शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, पुष्कर का मतलब क्या होता है, सरोवर हम लोग इसको कह सकते हैं। उसके बाद देखिए जटिल का मतलब क्या होता है बताइए भाई। जटिल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पेचीदा इसको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होगा बताइए भाई। तो गाढ़ा शब्द को हम लोग क्या कह सकते हैं, विलोम में तो पतला कह सकते हैं, गाढ़ा का विलोम पतला हो जाएगा।
दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विलोम एक तरीके से पूछा जा रहा है, यानी कि उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो उपार्जित का अनुपार्जित हो जाएगा। क्या हो जाएगा विलोम? अगर अनुपार्जित का पूछे तो उपार्जित बताना, उपार्जित का पूछे तो अनुपार्जित बताना। उसके बाद देखिए अगले प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों, चुनाव क्षेत्रों का पुनः डॉट 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 किया जाना चाहिए। ठीक है ना, ये ना कुछ नहीं है, यहाँ पर ना कुछ नहीं है, कुल मिला के ना, जो कुल मिला के है ना, वो पुनः यहाँ पर आना चाहिए ना। तो चुनाव क्षेत्रों का पुनः किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? क्या परिगणन किया जाना चाहिए, या आपका परिचालन किया जाना चाहिए, परीक्षण किया जाना चाहिए, या परिसीमन किया जाना चाहिए? तो परिसीमन होना चाहिए साथियों यहाँ पर, इसलिए खाली जगह में अगर आपने शब्द रखा तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, ये कहावत है, और इस कहावत का मतलब क्या होता है कि बहुत परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना, कड़ा परिश्रम करना। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए, लाल पीला होना एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि बहुत क्रोध करना क्या कहलाया जाता है? एक तरीके से लाल पीला होना कहलाया जाता है। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। साथियों हिंदी के एक बार क्वेश्चन आप लोग काउंट करते जाएंगे कि आपको तो पता चलना चाहिए कि अभी आपकी तैयारी, अब तक आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। अगर ऐसे 38 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, या सामान्य ज्ञान के जो भी मैं करवाऊंगा वो आ जाते हैं, या ऐसे हिंदी के प्रश्न आ जाते हैं सेम टू सेम, तो कितना आपका स्कोर रह पाता है। और मैथ के जो क्वेश्चंस करवाऊंगा उसको देखिएगा आप लोग कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ये सब आपका कॉन्फिडेंस साथियों बढ़ाएगी। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। और एग्जाम में सबसे जरूरी जो होता है ना, कि जिसका कॉन्फिडेंस अप है वही सवालों को कर लेगा, और जिसका कॉन्फिडेंस शुरू में ही डाउन हो जाता है तो फिर वो उसके लिए दिक्कत हो जाती है। क्योंकि एग्जामिनर कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए स्टार्टिंग में थोड़े से कठिन सवाल लगता है, लेकिन वो अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेता है और वो घबरा जाता है। फिर आगे वाले जो बहुत आसान आसान सवाल होते हैं उसमें भी माइनर माइनर मिस्टेक्स कर देता है, और आंसर उलट का पलट कर देता है। सी का बी कर देगा, बी का सी कर देगा। ठीक है ना, तो कुल मिला के आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। डेली अगर आप 4 विषयों का मॉक टेस्ट दोगे तो आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी कि आप एग्जामिनर जैसा भी क्वेश्चन डाल दे, कुल मिला के आपके लिए बहुत आसान वो हो जाएगा। तो लाल पीला होना मुहावरे का मतलब हो जाएगा बहुत क्रोध होना। उसके बाद देखिए साथियों कि आपसे पूछा यहां पर जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो किसका हमें चयन करना है? पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग की अगर बात करें, तेजस्वी कैसा है, तेजस तपस्विनी कैसी है तो स्त्रीलिंग होगा, हंसनी कैसी है, या परोपकारिणी कैसी है, ये तो सब सारे ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। कुल मिला के पुल्लिंग आपका एक होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। जिसका इलाज ना हो सके, इसके लिए एक शब्द की अगर बात करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको असाध्य कहा जाएगा। जिसका इलाज ना हो सके उसको असाध्य कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, इसकी अगर संधि में यानी कि कौन सी संधि है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। तो इसमें तो साथियों विसर्ग संधि आएगी। कौन सी संधि आएगी? विसर्ग संधि आएगी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वधूर्मी का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, बताइए। देखिए सार्थक सार्थक शब्द आप निकालेंगे, यानी कि वधु धन ऊर्मी हो जाएगा, ये आपका वधूर्मी का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो आप सभी को मैंने कई बार बता चुका हूं कि कभी भी साथियों अगर आपको किसी भी शब्द का पहला पद अगर संख्यावाचक दिख जाए, यानी कि उसमें संख्या आ जाए, तो वो आपका द्विगु समास का, ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, बताइए। हास्य में, शांत में, अद्भुत में, या साथियों वीभत्स में, बताइए। चलिए, तो विस्मय की अगर बात करते हैं तो साथियों अद्भुत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए कि हनुमान की पूंछ में लगन पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो कुछ बढ़ा चढ़ाकर यहां बोला जा रहा है साथियों कि हनुमान जी की पूंछ में अभी लगी ना पाई थी आग कि लंका सगरी जल गई। लंका पूरी जल गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ में लग ना पाई थी आग। तो कुल मिला के कभी भी आपको ऐसा दिखे कि बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है साथियों, तो आपको अतिशयोक्ति अलंकार वहां पर लगा देना है। उसके बाद देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रुवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है, बताइए। तो यहां पर साथियों अगर बात करेंगे किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो मात्राएं साथियों काउंट करना पड़ेंगी हमें। चलिए देख लीजिए साथियों, यहां पर अगर बात करें सोरठाए, चौपाई या दोहा, ये सभी देखिए मात्राएं गिन लीजिए। 1 2, यहां पर ये 3 मात्राएं ना, और एक अंग वाली हो जाएगी, तो 4 मात्राएं यहां पर हो गई साथियों, और 3 मात्राएं यहां पर होगी। भा में 1 मात्रा, वा में 1 मात्रा, ना में 1 मात्रा। यहां पर अगर बात कितनी है, 1 2 3 4 5 मात्राएं हो गई। और यहां पर कितनी हो गई, बड़े हा में बड़े आ की मात्रा तो 2 मात्रा, रा में बड़ी की मात्रा 2 मात्रा, कुल मिला के 4 मात्राएं हो गई। काउंट कर लीजिए, 4 और 3 7, 7 और 5 आपका 12,
12 और 4 आपका कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16 मात्राएं इसमें भी, 16 मात्राएं इसमें भी। तो जहां भी 16 मात्राएं आ जाएं साथियों, वो आपका चौपाई छंद हो जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य की अगर बात करें, प्रभाकर कहा जाता है, उसके अलावा साथियों दिनकर कहा जाता है और दिनेश कहा जाता है, लेकिन विभाकर नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक लहर का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तो लहर की जब हम साथियों बात करते हैं, लहर को तरंग कहते हैं, ठीक है ना, लहर को हिलोर कहते हैं, और लहर की अगर बात करें तो साथियों वीची भी कहते हैं, लेकिन दुकुल नहीं कहते। अब नहीं कहते तो यही आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए, कौन सा अनेकार्थक शब्द है, बताइए। तो अंग की अगर बात करें, यह आपका अनेकार्थक शब्द हो जाएगा, कई सारे अर्थ हो जाएंगे। मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वाक्य बताइए भाई, बताइए। चलिए, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, शुद्ध वाक्य की अगर बात करें तो मैं आपका श्रद्धा करता हूं ये होगा, मैं आपका श्रद्धा करता हूं थोड़ी ना होगा। मैं, ठीक है, मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, ठीक है, या मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, ये सही लग रहा है मुझे, ये सही लग रहा है, क्योंकि मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं होना चाहिए, श्रद्धा करता हूं नहीं होना चाहिए। कुल मिला के आंसर की अगर बात करें, सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उपत्यका बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है और लोग क्या से क्या उत्तर लगाकर चले आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो पर्वत के पास की भूमि होती है ना साथियों, पर्वत के पास की भूमि, उसको कहा जाता है उपत्यका। इसलिए आंसर आपका डी के साथ जाएगा। इसको आपको अपने मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर कर लेना है। एक महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी, पूछा जाता है कि इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता साथियों कौन है, जयशंकर प्रसाद जी इसके रचयिता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था साथियों, किसको दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। और किस रचना के लिए दिया गया था, तो चिदंबरा रचना के लिए दिया गया था। ये पॉइंट, ये बात आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि शरीर की, अब आपके सामने देखिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस यहां पर शुरू हो चुके हैं, और जितने भी पूरे सामान्य ज्ञान में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस यहां पर निकाले गए हैं। तो ये 38 के 38 साथियों 75 प्रश्न, क्योंकि हिंदी और जीके के कुल मिला के 75 प्रश्न आते हैं, और मैथ और रीजनिंग के कुल मिला के 75 प्रश्न आते हैं, कुल मिला के 150 प्रश्न आपके आते हैं। तो ये हिंदी के आपने देख लिए, बाकी 75 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो अब आप जीके के देखेंगे साथियों 38 प्रश्न। तो 37 प्लस 38 बोले तो 75 होते हैं। तो जीके में देखिएगा कितना स्कोर आपका रहा, और बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में साथियों सवाल बन सकते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत, आप लोग ध्यान रखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल साथियों 4 वर्ष का होता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सलाह पर किया गया था, तो साथियों बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था पंचायती राज व्यवस्था का गठन। संघ की राजभाषा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया, तो कौन से अनुच्छेद में साथियों दर्शाया गया, अनुच्छेद 343। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार यूपीपी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संघ की राजभाषा को संविधान के कौन से अनुच्छेद में दर्शाया गया है, तो अनुच्छेद 343 में दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी साथियों क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, एक बार बताने की कोशिश करेंगे तो प्रिटोरिया है साथियों। क्या है, प्रिटोरिया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस जिले में हुई, तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत यूपी के कौन से जिले में हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यूपी के बलिया में हुई। कहां पर हुई, यूपी के बलिया में हुई। उसके बाद देखिए कलपक्कम परमाणु रिएक्टर ये कहां पर स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है, ये तो तमिलनाडु में स्थित है, इसलिए सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति साथियों कौन है, बताइए। चलिए, तो भारत की पहली, अगर यहां पर बात करें साथियों, पहली होना चाहिए था, क्योंकि अभी वर्तमान समय में तो द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो पहली महिला राष्ट्रपति की जब हम बात करते हैं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए रेड डेटा सूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह संकटापन्न जीवों के लिए है, यानी कि जो भी साथियों संकटपन्न जीव होते हैं जिनकी तादाद कम हो रही होती है, उनके उनके बारे में साथियों एक तरीके से रेड डेटा सूची संबंधित है। निम्नलिखित में से ग्रे
यानी कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति की अगर बात करते हैं ना, तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा अलग करती है बताइए? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे अमेरिका और कनाडा को अगर बात करें 49वीं डिग्री चैनल रेखा साथियों अलग करती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका सी के साथ। इनमें से कौन सी पुस्तक का संबंध इंदिरा गांधी से है बताइए? तो इंटरनल इंडिया की अगर बात करते हैं, इस पुस्तक का संबंध साथियों इंदिरा गांधी से। हाँ, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हो जाने के कारण कई लोगों की जान चली गई थी बताइए? तो आइसोसाइनेट गैस की अगर बात करते हैं तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इस गैस का ही साथियों अगर बात करते हैं भोपाल में इसके गैस के लीक होने की वजह से बहुत सारे लोगों की साथियों मृत्यु हो गई थी, जान चली गई थी, राइट आंसर आपका सी के साथ। उत्तर प्रदेश में कुल आबाद गांव की संख्या कितनी है बताइए? तो 97,607 के आसपास साथियों यूपी में कुल आबाद गांव हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है साथियों? ये तो इंदौर में स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाता है। उसके बाद देखिए अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, या अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था साथियों? तो कासगंज में इनका जन्म हुआ था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। अगला प्रश्न देखिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से देखिए बी से बी और बी से बेरी बेरी, यानी कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। साथियों एक तरीके से बहुत तेजी के साथ यहां पर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हिंदी और जीएस को करने में आपको बहुत ज्यादा समय ना लगे, इसलिए एक तरीके से रैपिड फायर तरीके से आपका टेस्ट हो रहा है। तो दुधवा नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? तो बताने की कोशिश करेंगे, तो ये तो यूपी में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। चलिए उसके बाद देखिए भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता साथियों रिक्टर स्केल से मापी जाती है, आंसर आपका बी के साथ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया बताइए? साथियों अभी आप जब मैथ के और रीजनिंग के वो बेस्ट लेवल के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा साथियों, तो उन क्वेश्चंस को भी आप लोग देख कर जाइएगा। देखिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लाया गया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, राइट आंसर आपका ए के साथ। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है बताइए? तो रंगा स्वामी कप तो साथियों हॉकी की खेल से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए? तो भारत में साथियों काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात चल रही है, तो केरल आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के कौन से राज्य में किया जाता है? तो केरल में ही किया जाता है। कपास तंतु किससे प्राप्त होता है? तो कपास तंतु साथियों ये तो फल से प्राप्त होता है, राइट आंसर आपका बी के साथ। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप या एक तरीके से ब्लड प्रेशर हम लोग कहें तो कितना होता है? 120/80 जो होता है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर साथियों कहलाया जाता है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है, आंसर आपका ए के साथ। एसएमएस की साथियों फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हम लोग इसको कह सकते हैं, राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त होती है बताइए? तो मलेरिया की दवा जो साथियों कुनैन होती है ये तो सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1866 में की गई थी। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से नरौरा नाभिकीय संयंत्र ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है? ये तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, राइट आंसर आपका बी के साथ। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में ब्रिटिश वायसराय साथियों कौन थे? तो उस समय साथियों कौन थे? लॉर्ड वेवल थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी के साथ। निम्नलिखित में से शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम की अगर बात करें बाल विवाह के नियंत्रण से संबंधित है, यह शारदा अधिनियम, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। ग्राम पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए जो आयु होती है कम से कम वो कितनी चाहिए होती है साथियों? 21 वर्ष चाहिए होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका डी के साथ। भारत के संविधान में नागरिकता को किस भाग में दर्शाया गया है? तो नागरिकता की जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर साथियों 11 में किसका जिक्र है? तो नागरिकता का जिक्र है। और कौन से भाग में है साथियों ये अनुच्छेद? भाग 2 में है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? देखिए तेलंगाना जो राज्य बना था ना ये तो 29वें नंबर का राज्य बना था, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 29वां आपको बताना है। वैसे वर्तमान समय में 28 राज्य हैं साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है बताइए?
देखिए दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो पहला तो साथियों कौन सा है? रूस है। लेकिन दूसरे की बात करते हैं तो कनाडा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब उसके बाद देखिए भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है साथियों? तो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर की अगर बात करते हैं तो ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखिए और उसके बाद मैथ के क्वेश्चंस को देखिए और देखिए साथियों क्या लेवल है और कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। इन सभी क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर पा रहे हो। देखिए पहला रीजनिंग का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सभी देश राज्य हैं, सभी राज्य गांव हैं और कथनों, क्या लिखा हुआ है? सभी देश राज्य हैं और सभी राज्य गांव है, ये कहा गया है। और कथनों के लिए उपयुक्त आरेख साथियों आपको चुनना है। देखिए और बताइए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर जैसा जैसा कह रहा है वैसे हमें बना लेता है। अब आप कहोगे कि सभी देश राज्य कैसे हो सकते हैं? तो मान लेते हैं साथियों देश आपके, क्या देश आपके ये हो जाएंगे? कहा गया है वैसे ही कर दो, सभी देश जो हैं क्या हो जाएंगे? सभी देश आपके राज्य हो जाएंगे। और कहा गया है कि सभी राज्य आपके क्या है? सभी राज्य आपके साथियों गांव है, तो ये हमने गांव बना लिए। तो कुल मिला के ऐसी आकृति बन रही है। अब ये ना देखिए कि सब देशों के अंतर्गत कैसे, ये जो कभी ये भी तो कहता है कि सभी ककड़ी खीरे हैं, सभी ककड़ी खीरे हैं, ऐसे भी तो कहता है ना, तो उसको सच मानना पड़ता है। कुल मिला के यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है उसको हमको सच मानना होगा। तो ऐसा आरेख साथियों डी में बन रहा है, नहीं सी में बन रहा है, नहीं बल्कि बी में बन रहा है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी का चयन किया था तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए कथन साथियों आपके सामने है कि विश्व की जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती है। सही बात है, विश्व की जनसंख्या जो है वो हर साल बढ़ती है। जनसंख्या विस्फोटन के कारण विश्व की खाद्य समस्या हर वर्ष बढ़ती है। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ने से यहां पर बताया गया है कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो उसकी वजह से विश्व की खाद्य समस्या भी हर साल बढ़ती है। अब निष्कर्ष देखिए और मुझे बताइए कौन कौन से निष्कर्ष आपको यहां पर बिल्कुल सही लग रहे हैं और कौन कौन से सही नहीं है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें कि जनसंख्या नियंत्रण से विश्व की खाद्य समस्या कम हो जाएगी। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो खाद्य समस्या बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है जब जनसंख्या पर नियंत्रण लगेगा तो खाद्य समस्या भी कम हो जाएगी। तो पहला वाला तो आपका बिल्कुल सही है। अधिक जनसंख्या के लिए अधिक खाद्य उत्पादन की आवश्यकता होगी, ये बात भी बिल्कुल सही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें ज्यादा खाद्य भी तो चाहिए होगा, तो खाद्य उत्पादन की आवश्यकता बढ़ेगी। तो कुल मिला के साथियों दोनों ही निष्कर्ष आपके सही हैं। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद देखिए एक और प्रश्न है साथियों, कथन और निष्कर्ष, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो हर प्रैक्टिस सेट में, हर मॉक टेस्ट में साथियों 1 से 2 क्वेश्चन मैं लेता ही लेता हूं। अनपढ़ लोग गरीब है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। यहां पर कहा गया है साथियों कि अनपढ़ लोग जो है ना, अनपढ़ लोग वो गरीब हैं। सभी गरीब लोग अनपढ़ हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सभी गरीब लोग अनपढ़ हैं। यहां पर यह कहा गया है कि अनपढ़ लोग गरीब हैं। तो ये मान सकते हैं कि कुछ गरीब जो हैं वो अनपढ़ हैं, कुछ मान सकते हैं, लेकिन यहां पर सभी कह दिया है तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा लिखा है कुछ गरीब लोग अनपढ़ होते हैं, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि कुछ कहा गया है यहां पर। तो दूसरा वाला सही है और पहला वाला गलत है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी कि 2 सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कथन को पढ़कर अपने ज्ञान के आधार पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन आपके सामने एक छोटा सा कथन देखिए दे रखा है और कहा जा रहा है कि पहाड़ पर धुआं है। एक कोई पहाड़ है, एक कोई मान लीजिए साथियों पहाड़ है और पहाड़ पर क्या बताया जा रहा है? पहाड़ पर धुआं बताया जा रहा है। तो इसमें से एक ही आंसर सही होगा। पहाड़ पर पेड़ नहीं है, इससे हमें क्या मतलब, पेड़ है या पेड़ नहीं है? हम इतना बताया जा रहा है कि पहाड़ पर धुआं है, तो क्यों धुआं है? पेड़ होना ना होना मुझे नहीं पता। पहाड़ पर आग लगी है तो ये हो सकता है, देखिए पहाड़ पर हो सकता हो आग लगी हो, उस वजह से धुआं निकल रहा हो। तो ये कुछ कुछ सही लग रहा है। पहाड़ पर कोई नहीं रहता है, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं। पहाड़ पर पानी नहीं है, ठीक है, इसमें भी कथन में ये सारी जानकारी नहीं दी है। कथन के अकॉर्डिंग जितनी जानकारी दी गई है उसके अनुसार आपका जो सही जवाब बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। और जिन्होंने भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है तो बिल्कुल करेक्ट किया है। अब उसके बाद देखिए साथियों डायरेक्शन का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। साथियों अगर कुछ मॉक टेस्ट आपने ले लिए एग्जाम से पहले पहले, ये समझ लीजिए कुछ मॉक टेस्ट आपने ले लिए, तो रीजनिंग में मैं आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा, बिल्कुल शून्य से मैंने उठाया है आपको और बिल्कुल शिखर
सेंटर तक आपको पहुंचा दूंगा, इतना एक्सपर्ट आपको बना दूंगा रीजनिंग के सेक्शन में, मैथ के सेक्शन में, कि दोनों को मिलाकर साथियों 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाना है और 75 के 75 आप एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओगे मैथ और रीजनिंग में। देखिए यहां पर बात करें, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बता देता हूं। मान लीजिए एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल में आप यहां पर है। अब अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर की तरफ चलिए, तो उत्तर आपका ये ऊपर वाला होगा। पूर्व की अगर बात करेंगे तो पूर्व आपका साथियों ये होगा, और पश्चिम की जब हम बात करेंगे तो पश्चिम आपका साथियों ये होगा, और जब दक्षिण की अगर बात करेंगे तो दक्षिण आपका साथियों ये हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए पूर्व दक्षिण की तरफ चलिए, तो आपको इधर चलना है, इस तरफ चलना है साथियों, ठीक है ना। चलिए, अगर आपसे कभी कोई ऐसे भी कहा जाता है कि, चलिए वो मैं आपको बात बताऊंगा। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सीधा हाथी क्या होता है, आपका सीधा हाथी साथियों दायां हाथ होता है, ठीक है ना। और आपका उल्टा हाथी साथियों क्या होता है, आपका उल्टा हाथी क्या होता है, आपका उल्टा हाथी बायां हाथ होता है। तो ये दो स्टेप भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों चीजों की जरूरत डायरेक्शन वाले चैप्टर में पड़ती है। देखिए अमित एक लड़का है, ये पूरब दिशा में 15 किलोमीटर गया। आप यहां पर है, पूरब इधर ही तो है ना, तो साथियों पूरब की दिशा में 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर चला दिया, तब वो बाएं मुड़ा। बायां क्या होता है, उल्टा हाथ है, आपका मुंह इधर है तो आपका उल्टा हाथ इधर ही तो होगा, तो इधर चला दिया, कितना 5 किलोमीटर चला दिया, तो 5 किलोमीटर चला दिया। फिर बाएं मुड़कर, बायां आपका किधर होगा, बायां इधर होगा, बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला दिया, फिर से हमने 15 किलोमीटर चला दिया। तो अमित प्रारंभिक स्थान से, यानी कि प्रारंभिक स्थान उसका ये है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यानी कि इसकी दूरी साथियों क्या होगी, अरे भाई इसकी जब 5 किलोमीटर होगी तो इसकी भी 5 किलोमीटर होगी। तो अमित प्रारंभिक स्थान से साथियों 5 किलोमीटर दूर पर होगा, इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, क्योंकि यहां पर ही 5 किलोमीटर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 81वें नंबर का प्रश्न है, और सीरीज वाला साथियों आपके सामने यहां पर क्वेश्चंस है। देखिए 18 है, 24 है, 21 है, 27 है, फिर यहां पर कौन सा नंबर आएगा, क्या इसमें लॉजिक लग रहा है। देखिए अगर बात करते हैं ना साथियों, यहां पर कितना बढ़ाया गया है, यहां पर 6 बढ़ाया गया है, और 24 से 21 हो गया, यानी कि 3 घटा दिया गया। यहां पर भी साथियों 6 बढ़ाया गया है, तो देखिए 3 बढ़ाया गया, 3 घटाया गया, 3 बढ़ाया गया, जाहिर सी बात है 3 घटाएंगे, और जब 3 घटाएंगे साथियों तो यहां पर 24 आ जाएगा। अच्छा अब 6 बढ़ाएंगे भी, तो अगर 6 बढ़ाएंगे और 30 आ जाए तो ये लॉजिक आपका बिल्कुल सही होगा, और 24 में 6 जोड़ने पर 30 आता है, तो कुल मिला के प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर 24 आ जाएगा, और 24 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है, यानी कि आपको यहां पर बताना है कौन सा नंबर आएगा। क्या इसमें लॉजिक लग रहा है, देख लीजिए एक बार। यहां पर साथियों 3 बढ़ाया गया है, बिल्कुल सही। यहां पर 5 बढ़ाया गया है, यहां पर कितना बढ़ाया गया है साथियों, 17 हो गया ना, तो 7 बढ़ाया गया, और यहां पर कितना बढ़ाया गया है, 9 बढ़ाया गया, और यहां पर कितना बढ़ाया गया साथियों, 11 बढ़ाया गया। अब देखिए 3, 5, 7, 9, 11, तो 13 बढ़ाया जाएगा, और जब 37 और 13 की जब हम बात करते हैं तो कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका 50 आ जाएगा कुल मिला के प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर। और क्या 50 ऑप्शन में है, तो बिल्कुल साथियों 50 ऑप्शन में है, इसलिए सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों ए है, डी है, एच है, एम है, तो यहां पर आपको बताना है कौन सा आएगा, उसके बाद जेड आना चाहिए। तो लेटर पोजीशनिंग करा लीजिए, ए 1 पर होता है, डी 4 पर होता है। देखिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ए की पोजीशन 1 पर होती है। ए की पोजीशन क्या होती है साथियों, जब हम बात करते हैं तो ए की पोजीशन आपकी 1 पर होती है, बी की पोजीशन आपकी 2 पर होती है, सी की पोजीशन 3 पर, और डी की पोजीशन जब हम बात करते हैं तो ये 4 पर होती है। उसके बाद साथियों ई की पोजीशन की बात करें 5 पर, और एफ आपका कितने पर होता है, 6 पर होता है साथियों, जी आपका होता है 7 पर, एच होता है आपका 8 पर, ये आपको मालूम होना चाहिए, आई होता है 9 पर, और जे होता है साथियों आपका 10 पर। ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है साथियों 11 पर, एल होता है 12 पर आपका, और एम होता है 13 पर, ठीक है ना, और एन होता है 14 पर। ये सारी एकदम मुंह जबानी आपको याद होना चाहिए। ओ 15 पर होता है, पी आपका 16 पर होता है, ठीक है ना, और क्यू आपका कितने पर होता है, 17 पर होता है, आर आपका जो होता है वो 18 पर होता है, एस जो होता है वो 19 पर होता है, और टी आपका 20 पर होता है, यानी कि 20 पर होता है। उसी प्रकार यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड ये रहे ना, तो ये आपका 21 पर, ये आपका 22 पर, ये आपका 23 पर, ये आपका 24 पर,
और ये आपका 25 पर और ये आपका साथियों 26 पर। इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर बात करें, देखिए ए जो होता है ना 1 पर होता है, डी 4 पर होता है, एच 8 पर होता है, एम 13 पर होता है। तो अब यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। यहां पर साथियों देखिए 3 प्लस किया गया है, यहां पर साथियों 4 प्लस किया गया है, यहां पर अगर बात करें तो 5 प्लस किया गया है, तो जाहिर सी बात है यहां पर 6 प्लस करेंगे, और जब 6 प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा, और 19 पर साथियों एस होता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या 7 प्लस करने पर इसमें 26 आता है, यानी कि जेड आ जाएगा। तो 19 और 7 कितने होते हैं साथियों, 19 और 7 तो आपके जो है ना वो 26 ही होते हैं। तो कुल मिला के एस ही यहां पर आएगा। और एस कौन से ऑप्शन में है साथियों, एस तो ऑप्शन नंबर सी में है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। कथन आपके सामने है कि सभी, यहां पर सड़कें होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, यहां पर सड़कें होना चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि सभी सड़कें कारें हैं। तो छकड़े कह लो या सड़कें कह लो, एक ही बात है। देखिए सभी सड़कें कारें हैं, तो यहां पर हमने सड़कें लिखा, और कहा जा रहा है कि सभी सड़कें क्या हैं, सभी सड़कें कारें हैं, तो सभी सड़कें, हमने कारें वाला आरेख बना लिया। उसके बाद कहा जा रहा है सभी कारें गाड़ियां हैं, तो सभी कारें साथियों क्या हो जाएंगी, सभी कारें आपकी गाड़ियां हो जाएंगी। उसके बाद अब निष्कर्ष देखिए और बताइए मुझे कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कहा जा रहा है कि सभी सड़कें गाड़ियां हैं। देखिए सभी सड़कें गाड़ियां हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साथियों गाड़ियां हैं, ये वाला सही है। अगर बात करें सभी गाड़ियां सड़कें हैं, देखिए सभी गाड़ियां सड़कें नहीं है, क्यों, क्योंकि सिर्फ इतनी गाड़ियां ही सड़कें हैं, सिर्फ इतनी गाड़ियां ही सड़कें हैं। ठीक है, तो सभी गाड़ियां सड़कें नहीं होगा। तो कुल मिला के निष्कर्ष आपका केवल और केवल एक सही होगा, और ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में। और उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि एक आदमी अपने कार्यालय से चला, मतलब उसका कार्यालय मान लेते कहीं पर है साथियों, उसका कार्यालय, यहां पर वो अपने कार्यालय से चलता है और 5 किलोमीटर पूरब की तरफ जाता है। तो 5 किलोमीटर ये पूरब की ओर चला गया, फिर वो बाएं घूमता है, बाएं किधर है साथियों, बाएं इधर है, और 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर चला दिया। फिर वो दोबारा बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं घूमता है और 5 किलोमीटर साथियों वो चलता है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो साथियों कितनी दूरी पर है, 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और 3 साथियों ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए नीचे एक कथन तथा 2 तर्क दिए गए हैं, बताइए कि कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा तर्क निर्बल है। तो कथन आपके सामने है साथियों, देखिए और बताइए कौन सा तर्क आपका प्रबल है, कौन सा तर्क आपका निर्बल है। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, देखिए कथन कहता है हमें क्या क्या कहता है, कथन आपसा कहता यह है साथियों, क्या हमें स्कूल में यौन शिक्षा देनी चाहिए। अब तर्कों को पढ़िए साथियों और देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या हमें स्कूल में यौन शिक्षा देनी चाहिए। एक तो कह रहा है कि हाँ भैया स्कूल में यौन शिक्षा देनी चाहिए, सभी प्रगतिशील ऐसा देश ऐसा कर रहे हैं। तो अगर सभी प्रगतिशील ऐसा देश करेंगे, जरूरी कि हम वही करें, तो ये मजबूत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है नहीं, कम से कम सहज शिक्षा वाले स्कूलों में नहीं देना चाहिए, ये भी कोई मजबूत तर्क नहीं होगा। मैं कह सकता हूं साथियों, ना तो तर्क एक मजबूत है और ना 2 तर्क प्रबल है, तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है, अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ये होती है ABCDE FGH, ये आपकी होती है, Z तक होती है। तो आपके दाएं से दाएं अक्षर, अच्छा देखिए अगर कहा जाएगा बाएं से तो आपको इधर से चलना है, ABC। कहा जाए बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4, चौथा अक्षर D हो जाएगा। अगर आपसे साथियों मान लीजिए आपसे कहा जाए कि दाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, तो 1 2 3, ये आपका तीसरा अक्षर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि दाएं से, यानी कि इधर से 7वां अक्षर मान लीजिए कहीं यहां पर होगा, और फिर उसका बायां 5वां, उसका बायां 5वां किधर, इधर को जाना है। अरे भाई आप ये खड़े, आपका बायां किधर होगा, आपका बायां इधर ही तो होगा ना, इधर से चलेंगे तो दाएं की तरफ चलेंगे, लेकिन अब यहां पर आके रुक गए हैं 7वें अक्षर पर, फिर कहा जाए दाएं की तरफ चलो तो इधर चलोगे, बाएं की तरफ चलो तो इधर चलोगे साथियों। तो कुछ मिला के, कुल मिला के यहां पर आपको बताना अक्षर कौन सा। देखिए अब आपको अगर ये कहा जाता कि बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 7वें पर जी होता है, आप बता देते। लेकिन यहां पर कहा है कि आपके दाएं से, यानी कि जेड से 7वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए वैसे तो 26 लेटर होते हैं, लेकिन 27 में से आपको घटाना पड़ेगा 7। अगर आपको दाएं से कोई भी लेटर चाहिए है, 7वां लेटर चाहिए, तो इसको घटाओ, 20 आया। यानी कि साथियों मैं कह सकता हूं कि टी यहां पर आ जाएगा, यानी कि जब जेड से चलेगा ना 7वां अक्षर की तरफ, तो वो टी पर पहुंचेगा। और कहा जा रहा है कि फिर इसका 5वां अक्षर बताइए, देखिए ये होता है 20 पर।
पांचवा अक्षर बताना है, यानी कि 20 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 पर साथियों होता है ओट, तो मैं कह सकता हूं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, ओ पर आप पहुंच जाओगे कुल मिला के। ओ कहां पर है, ओ आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो तुरंत वीडियो को लाइक करके वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सिलेक्शन से अगर वाकई में आपको प्यार है और वर्दी इस बार साथियों आपको लेना है तो चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि तैयारी आपकी ऐसी हो जाएगी साथियों कि पेपर बिल्कुल धुआं धुआं आपका हो जाएगा। चलिए, ए और बी, मतलब ए जो है वो बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी जो है वो सी की बहन है, और ई जो है वो डी की माता है। तो बी का ई के साथ क्या संबंध है, यानी कि ई क्या कहेगा बी को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बी का भाई क्या है साथियों, मान लीजिए बी ये है, बी का भाई ए है। बी का भाई क्या है, ए है। ठीक है, अभी ये भाई है या बहन है कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि ए का पिता सी है। अच्छा भाई, ए का पिता सी है, मान लेते साथियों, ये क्या हो जाएगी, आपका पिता हो जाएगा। पिता पुरुष के लिए प्लस और महिला के लिए माइनस लगा देते पहचान के लिए। तो ये दोनों भाई बहन है, ये भाई है। इन दोनों का पिता कौन है, इन दोनों का पिता साथियों सी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यानी कि बी का भी पिता सी होगा, ए का भी पिता सी होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि सी की बहन डी है, यानी कि ये हो गई। ठीक है, सी ये हो गई, तो सी की बहन क्या हो गई, सी की बहन डी हो गई। तो कुल मिला के अगर बात करें, माइनस बनाना मुझे यहाँ पर, सी की बहन डी हो गई। चलिए, मतलब ये भी भाई बहन है और ये भी भाई बहन है, और ए बी का पिता है सी और सी की बहन है डी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि डी की माता है ई, यानी कि इन दोनों की जो माता है वो कौन है, इन दोनों की माता है साथियों ई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों की माता ई हो गई। बी का ई के साथ क्या संबंध है, यानी कि ई क्या कहेगा बी को, ई क्या कहेगा बी को। ई का कौन है, ई का बेटा है ये। अरे भाई, ई का बेटा ही तो था ये। ई का बेटे का, ठीक है, ई का बेटे का बेटी कौन होगी, तो ई का बेटे का बेटी कौन होगी। ठीक है, ये माँ है। ठीक है, माँ का कोई लड़का है, इस लड़के की कोई लड़की है, तो ये क्या कहेगी साथियों। देखिए अगर बात करें, बुआ की मौसी नहीं कह सकते, पुत्री भी एक तरीके से नहीं कह सकते। ठीक है, यहां पर जो कहेंगे ना साथियों, पर नातिन भी नहीं होगा, नातिन हो जाएगा। नातिन आपका साथियों सबसे सही जवाब होगा, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। यहां पर अगर बात करें एक घन की, जिसके फलकों पर 1 से 6 तक अंक अंकित है, बिल्कुल ठीक है, ये सब एक ही एक तरीके से पास है, इसको बस घुमा फिरा के आपको दिखाया जा रहा है। नीचे दी गई 4 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए, ज्ञात कीजिए कि 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा अक्षर होगा। देखिए ये क्वेश्चन आएगा आपके सामने, पासे की 4 आकृतियां आएंगी, या हो सकता हो 3 आकृतियां आए। आपसे 1 से लेकर 6 तक के बीच में कोई यहां पर नंबर दे दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि 3 के विपरीत अंक वाला नंबर बताइए, या 2 के विपरीत वाला अंक वाला नंबर बताइए, या 5 के या 6 के, कुछ भी दे सकता है। अब 3 के कहा जा रहा है, तो 3 का देखिए हम कैसे निकालेंगे। एक तो तरीका इसका यह है कि 3 यहां पर कहीं आपको नजर आ रहा है, 3 आपको यहां पर यह नजर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 3 का विपरीत अंक 5 भी नहीं हो सकता, 3 का विपरीत अंक 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का जो विपरीत होगा ना, ये यहां पर वाली पोजीशन जो है, यहां 6 के उधर वाली, ये आपकी जो है वो 3 के विपरीत होगी। चलिए इससे और कोई और कहीं पर तो 3 तो है नहीं, तो ऐसे तो पता नहीं कर पाएंगे साथियों। देखिए और कोई एक ऐसा नंबर देखिए साथियों, आपके जो सेम पोजीशन पर हो और वहां पर 3 भी आ रहा हो, ऐसा कोई साथियों नंबर अगर मिल जाए तो काम आपका जो है वो बन जाएगा। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते, थोड़ा सा विचार अगर आप करेंगे तो मेरा मानना है साथियों हो जाएगा आपका खेल। तो थोड़ा सा ध्यान से देखने पर ये यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि 5 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है, और 5 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है। तो ये जो नंबर है ये नंबर सेम है, ये जो नंबर है ये जो नंबर सेम है, और इसका विपरीत क्या होगा, 4 होगा, और 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। तो कुल मिला के 3 का विपरीत आपका पूछा गया है, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस टाइप से हैंडल करना होता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। तो मैथ के साथियों क्वेश्चन आपके यहां पर अब शुरू हो चुके हैं। तो मैथ का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि यदि किसी लेन देन में हुई हानि, और देखिए बहुत आसान तरीके से मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा, पूरी मैथ साथियों बहुत आसानी से आप यहां पर समझ जाएंगे। देखिए यदि किसी लेन देन में
हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा, यानी कि हानि कितनी हुई है। देखिए हानि जो है वो विक्रय मूल्य के 1/5 है, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों कि हानि और विक्रय मूल्य का ये अनुपात दे रखा है एक तरीके से। क्या हानि और विक्रय मूल्य का साथियों ये एक तरीके से अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है, 1:5। यानी कि विक्रय मूल्य क्या होता है, देखिए विक्रय मूल्य ये होता है दुकानदार ने 10 रुपए की कोई चीज बेची तो वो विक्रय मूल्य होगा, और आपने वो चीज खरीदी तो वो आपके लिए क्रय मूल्य होगा। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई चीज दुकानदार ने 10 रुपए की बेची, ठीक है, 10 रुपए की बेची और उसने 9 रुपए की खरीदी, तो उसको 1 रुपए का लाभ हुआ। अब यहां पर देखिए अगर हानि, अगर कोई दुकानदार 5 रुपए की कोई चीज बेच रहा है और उसको 1 रुपए की हानि हो रही है, तो मैं कह सकता हूं वो क्रय मूल्य उसका क्या होगा, वो क्रय मूल्य साथियों उसका 6 रुपए ही तो होगा। अरे भाई 5 रुपए की बेचने के बाद साथियों 1 रुपए की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य 6 रुपए होगा, बिल्कुल कहा जा सकता है। अब देखिए हानि पूछा जा रहा है कि हानि क्या होगा। अब आप सभी को पता है कि हानि तो 1 रुपए की हुई। अगर ये पूछा जाता कि हानि कितनी हुई तो आप सिंपल सा 1 रुपया बता देते, लेकिन इस 1 रुपए को अब प्रतिशत में पूछा गया है, तो इस 1 रुपए का हमें प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराएंगे और नीचे क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कितना है, 6 है साथियों। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 से कट करेंगे 50/3 आ जाएगा। कितना, 50/3 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 2 छंग आपका 18 हो जाएगा। तो कुल मिला के 16.66 करके जो है आंसर आपका कहीं आ रहा है। तो 16.6 तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिन लोगों ने भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी का चयन किया था तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। 92 नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 40% और 20% की दो क्रमागत छूटें दी गई हैं, तो इनकी अगर एकल छूट साथियों लगाना हो तो वो किसके बराबर होगी, यानी कि एकल छूट क्या होगी। देखिए कभी भी साथियों दो क्रमागत छूटें दी गई हो और कहा जाए कि इनकी एकल छूट के समतुल्य क्या होगी साथियों, तो एक सूत्र होता है, वो आप सभी लोगों को भी मालूम होगा। क्या सूत्र होता है साथियों, एक्स प्लस वाई, क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई बटे में साथियों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक्स आपकी पहला प्रतिशत और वाई आपका दूसरा प्रतिशत, तो क्या आ जाएगा, 40 प्लस 20 माइनस 40 गुणा 20 हो जाएगा। 40 गुणा 20 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऊपर भी 2 जीरो, नीचे भी 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 40 और 20 आपका साथियों 60 हो जाएगा। 60 में से जब 4 दूना 8 जाएगा तो कितना साथियों बचेगा, ये आपका बच जाएगा 52%। तो 52% साथियों क्या होगा, ये एक एकल छूट के समतुल्य होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सिंप्लीफिकेशन का साथियों सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर बात करें सबसे पहले 102 है, माइनस 16 भाग 8 है और ब्रैकेट बंद है, माइनस 2 है, फिर ब्रैकेट बंद है, भाग 3 प्लस 6, ठीक है, प्लस 6। उसके बाद साथियों ये एक तरीके से गुणा है, गुणा 5 प्लस 4 भाग 3, यहां पर साथियों भाग 3 है। क्या है, यहां पर जो है ना, यहां पर साथियों भाग है एक तरीके से, भाग माइनस 7 है और ये ब्रैकेट आपका बंद है। कुछ कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले अगर बात करें जो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में है उसको आप सॉल्व करोगे। सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में साथियों ये है। अब अगर बात करते, ये तो ऐसे ही कट हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी कि यहां पर 2 आ जाएगा। अब 102 में से साथियों 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। और फिर जब 100 में से 2 घटाएंगे साथियों तो कितना बचेगा, 98 बचेगा। यहां पर भाग लगा हुआ है, भाग का निशान लगा लीजिए। अब अगर साथियों बात करें, देखिए यहां पर जब हम साथियों बात करेंगे तो ये 5 प्लस 4 है, ठीक है, 5 प्लस 4 है। तो साथियों इसको एक तरीके से अगर बात करें तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 भाग 3 है, यानी कि 3 एकम 3, 3 तियां 9, तो मैं कह सकता हूं इस पूरे की जगह पर 3 आएगा। अब गुणा है ना, तो 6 तियां 18 हो जाएगा। 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा साथियों, 18 प्लस 3 आपका हो जाएगा 21, और 21 माइनस 7 भी तो है, ये 21 माइनस 7 हो गया। अब अगर साथियों यहां पर बात करें, देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट, तो सब पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं 98 की भाग 21 से दे देंगे ना, ऐसा नहीं है। तो यहां पर साथियों 14 बचेगा और यहां पर साथियों क्या हो जाएगा, आपका 98 हो जाएगा। तो अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है साथियों, क्या सॉल्व करना है, 98 भाग 14 को सॉल्व करना है। और 14 एकम 14, 14 सत्ते 98 होते हैं। तो कुल मिला के साथियों आंसर जो आपका बचेगा वो ऑप्शन नंबर बी 7 बचेगा। उसके रेनू का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है,
यदि उसकी आय और व्यय में 25% की और 30% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो व्यय लिखा व्यय कह लो या खर्च कह लो एक ही बात है। देखिए अब इंसान की आय मान लीजिए 100 रुपए वो कमाता है और 50 रुपए वो खर्च कर देता है या कह सकते हैं 50 रुपए वो व्यय कर देता है, एक ही बात है। और तो कितनी उसकी बचत होगी? तो उसकी बचत साथियों 50 रुपए की होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि व्यय प्लस बचत बराबर क्या होता है? आय होता है। कितना उसने बचाया है, कितना उसने खर्च किया है, कितना उसने व्यय किया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आय आती है एक तरीके से। देखिए, रेनू का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। अगर हम बचत को साथियों 100 मान लेते हैं, तो उसकी व्यय उसका कितना हो जाएगा? व्यय उसका कितना हो जाएगा साथियों? 220 हो जाएगा, यानी कि क्योंकि 120% अधिक बताया गया है। तो अगर साथियों हम ये मान लें क्या, देखिए एक चीज़ मैं आपको बतला देता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बतला देता हूँ साथियों, आय बराबर एक तरीके से जो होता है वो क्या होता है? वो व्यय, ठीक है? वो व्यय प्लस बचत होता है, व्यय प्लस बचत होता है। बचत हमने कितनी मानी थी? 100 मानी थी और कहा जा रहा है कि उसका व्यय जो है ना, व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। तो साथियों 120% अधिक है, यानी कि यहाँ पर 220 हो जाएगा। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि व्यय और बचत इनका जब टोटल करते हैं तो साथियों क्या निकलता है? आय निकलता है। तो आय यहाँ पर 320 हो जाएगी। इतनी चीजें साथियों आपको अगर समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद कहा गया है कि यदि उसकी आय में 25% की और व्यय में 30% की वृद्धि की जाए, तो उसकी आय में जब 25% की साथियों वृद्धि करोगे, यानी कि 320 का साथियों 25% कितना होता है ये एक बार देख लीजिए। 25 से कम 25, 25 चौक आपका 100 हो जाएगा, 4 अट्ठे आपका 32 हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। तो इसमें 80 आपको बढ़ाना, एक तरीके से 80 बढ़ाओगे तो ये 400 हो जाएगा, यानी कि जब उसकी आय में 25% की करते हैं सब वृद्धि, तो साथियों वो 320 से 400 हो जाती है। उसकी जब व्यय में 30% की वृद्धि करते हैं तो साथियों ये 220 का एक बार जरा 30% निकालकर अगर हम बात करें साथियों, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 66 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? तो जब 220 प्लस में 66 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 682, यानी कि 286 हो जाती है। यानी कि पहले बचत 220 थी, अब कितनी होगी? 286 होगी। तो मैं साथियों कह सकता हूं कि बचत कितनी होगी? अरे भाई 400 कमाता है, 286 रुपए खर्च कर लेता है, तो जब 400 में से देखिए 400 में से 286 रुपए घटाएंगे ना, तो 10 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा। या आपका 9 में से 8 जाएगा साथियों, 1 बचेगा और यहां पर भी 1 बचेगा। अब कहा आपसे ये जा रहा है कि तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी कि पहले बचत 100 थी, अब 14 हो गई, तो कितने प्रतिशत की साथियों बढ़ोतरी हुई? 14 की बढ़ोतरी हुई। इस 14 को आपको प्रतिशत में साथियों बदलना होगा, तो इसलिए गुणा 100 कर देते हैं और नीचे क्या आ जाएगा? पहले वाली एक तरीके से बचत आ जाएगी। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा आपके पास 14। तो 14 प्रतिशत की एक तरीके से अगर बात करेंगे, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 14% की वृद्धि होगी। एक चीज आपको बस ये ध्यान रखना है कि आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है, यानी कि आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना दे रखा है साथियों? 65 दे रखा है। क्या 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 दे रखा है? यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्याएं शामिल कर दी जाएं इसमें, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए अगर बात करें, एक मान लीजिए साथियों सम संख्या आपकी x है, तो दूसरी सम संख्या क्या होगी? x+2 होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तीसरी की अगर बात करते हैं तो x+4 होगी और चौथी की अगर बात करते हैं तो x+6 होगी। इनको एक तरीके से साथियों जोड़ते जाइए, क्योंकि हमें जोड़ना ही तो है बाद में। तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई, चौथी संख्या हो गई। उसके बाद साथियों x+8 बनेगी, उसके बाद साथियों x+ आपकी 10 बनेगी, उसके बाद x+ आपकी 12 बनेगी और उसके बाद x+ आपकी 14 बनेगी। तो ये कुल मिला के कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सम संख्याएं हो गई ये क्रमिक, और इनका औसत जो निकलता है वो 65 निकलता है। यानी कि साथियों मैं कह सकता हूं कि अगर बात करते हैं साथियों, नीचे कितनी संख्याएं? 8 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना निकल रहा है साथियों? 65 निकल रहा है। तो अगर इनके योग की बात करेंगे तो 65 की गुणा 8 से कर देंगे, हमें योग मालूम पड़ जाएगा। तो 65 की गुणा साथियों 8 से कर दीजिए, योग देखिए इनका कितना है? 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और 4 आपका साथियों 52 हो जाएगा। तो इनका योग साथियों कितना निकलेगा? 520 निकलेगा। अच्छा अगर बात करें, अब इनका एक बार वो भी योग भी करा लीजिए।
कितनी बार x है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8x है ना, तो 8x हो गया। ठीक है, और अगर इसको जोड़ेंगे साथियों तो एक बार जोड़ लीजिए, देख लीजिए साथियों कितना बनेगा आपका ये। तो यहां पर देखिए अगर बात करेंगे 14 और 12 कितना हो जाएगा, 24 और 25 26, 26 और 10 आपका 36 हो जाएगा। 36 की अगर बात करें तो ये आपका 44 हो जाएगा। 44 की अगर बात करें 50 हो जाएगा। 50 की बात करें 54 55 56, 56 कुल मिला के यहाँ पर आपका नंबर जो होंगे ना वो कुल मिलाकर साथियों कितने हो जाएंगे, वो आपके 56 हो जाएंगे। तो ये आपके मैंने 56 लिख दिए, यानी कि 8x प्लस 56 बराबर कितना है, 520 है। ठीक है ना, 520 है। तो अगर साथियों बात करें 8x बराबर 520 माइनस 56 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कितना साथियों बचेगा, अगर बात करें कि 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहां पर अगर यहां पर कुल मिला के कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो अब आपके सामने साथियों 464 आ गया, और ये किसके बराबर, ये x बराबर, यानी कि 8x बराबर 464 है। तो x बराबर साथियों क्या होगा, 464/8 होगा। 8 एकम 8, 8 पंजे 40 हो जाएगा, 6 जाएगा तो 64 हो जाएगा साथियों ये, और अट्ठू अट्ठू आपका 64 हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं मतलब साथियों, सिर्फ और सिर्फ आपका x बराबर जो आया है वो 58 आया है। कितना आया है साथियों, x बराबर कितना आया है साथियों, x बराबर 58 आ गया है। अब अगर साथियों बात करते हैं अगली 4 क्रमिक सम संख्याएं। अच्छा ये तो देखिए एक तरीके से x, इसकी वैल्यू आई है 58। अब इसके बाद कहा गया है कि अगली, यानी कि इसके बाद वाली पूछी जा रही है, एक तरीके से इसके इसके बाद वाली आपसे पूछी जा रही है। तो इसको हम अगर बात करें, ये क्या होगी, अगर ये 58 हो जाएगी प्लस ये 14 हो जाएगी, तो ये कितनी साथियों बनेगी जाकर, ये आपके साथियों कितनी एक तरीके से बनेगी, बात करें यहाँ पर तो 4 और 8 आपका 12 हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, लेकिन करना पड़ेगा, लेंथी सवाल है, समय आपको लग रहा होगा। तो 4 8 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुल मिला के आपका 72 हो गया। लेकिन अगली पूछी जा रही है साथियों, अगली पूछी जा रही है, तो 520 तो साथियों इन्हीं संख्याओं का टोटल था, 520 तो इन्हीं संख्याओं का टोटल था। उसके बाद जो साथियों संख्या मिली है ये आपका 72 हो जाएगी। अगली 4 संख्या, यानी कि अगली संख्या यहाँ पर 74 आ जाएगी, उसके अगली साथियों 76 आ जाएगी, फिर 78 आ जाएगी, फिर आपका 80 आ जाएगी। कुल मिला के इन संख्याओं का आपका औसत पूछा जा रहा है। अब आपको बात साथियों समझ में आई होगी। तो 8 संख्याएं वो हो गई थी, 12 संख्याएं साथियों ये हो गई। इनको अगर बात करें साथियों टोटल करा लीजिए, जब इनका साथियों हम टोटल करते हैं तो कुल मिला के 828/12 आता है। तो इसको कट करके 828 से अगर बात करें 828/12, इसको साथियों आप एक बार कैलकुलेट करा लीजिए। चलिए, 2 छंग आपका 12 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा। 6 से कट करेंगे, 6 छंग 36 आपका हो जाएगा, और कितना जाएगा, 5 जाएगा, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नीम आपका 54 हो जाएगा। तो कुल मिला के 69 यानी कि 69 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 12 व्यक्ति, 96 नंबर का सवाल है, 12 व्यक्ति 20 मीटर गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं। उसी चौड़ाई और उसी गहराई वाला 30 मीटर का गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़े। कोई दिक्कत नहीं है, 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति लिख दिया। 20 मीटर गड्ढा लंबा है वो लिख दिया। कितने दिन है, तो 8 दिन में यह काम होता है, बिल्कुल सही। उसके बाद कहा जा रहा है कि 30 मीटर गड्ढा, ठीक है, 6 दिनों में, तो 6 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमी लगेंगे, तो मैं कहूंगा इतने आदमी लगेंगे, यानी कि इतने मैन लगेंगे। तो अब कुछ नहीं आपको करना है साथियों, 12 गुणा 20 गुणा 8, अगर बात करें 30 गुणा 6 जो है ना वो साथियों इसके भाग में आ जाएगा, 30 गुणा 6। ठीक है, और ये आपका m निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, m की वैल्यू निकल जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि इतने दिनों में खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की संख्या लगेगी। तो अगर बात करें साथियों 6 कम 6, ठीक है, और 6 दूना आपका 12 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे साथियों ये आपका 15 हो जाएगा। ये आपका क्या था, ये आपका 8 था। तो 5 चौक आपका साथियों 20 हो जाएगा, 5 3 आपका 15 हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अब ऊपर क्या बचा साथियों और नीचे आपका क्या बचा, ऊपर क्या बचा और बात करें साथियों नीचे आपका यहाँ पर क्या बच रहा है। तो ऊपर तो साथियों 4 अट्ठे आपका 32 आ गया, 4 अट्ठे 32 आ गया, और नीचे साथियों 3 आ गया। तो इसको तो ये तो सॉल्व हो नहीं रहा है। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन नंबर्स में साथियों कुछ टाइपिंग मिस्टेक हुई है। क्योंकि साथियों सवाल को करने का तरीका यही है। अब यहां पर हो सकता हो 30 की जगह हो सकता हो 20 हो, 6 की जगह हो सकता हो कुछ हो। देखिए तरीका यही है कि जो भी चीज आपके सामने लिखी हो 12 व्यक्ति लिख देना है।
20 मीटर गड्ढा खोदते हैं तो 20 मीटर गड्ढा खोदते इतना लंबा लिख देना, कितने दिनों में, इतने दिनों में, बराबर। उसके बाद देखिए उसी चौड़ाई गहराई वाला 30 मीटर, यानी कि यहाँ पर 20 मीटर था, यहाँ पर साथियों कितना मीटर हो गया, यहाँ पर 30 मीटर हो गया। 6 दिनों में खोदते हैं, 6 दिनों में खोदते हैं, कितने आदमी की जरूरत पड़ती है, तो साथियों एम इतने आदमियों की जरूरत पड़ती है, सब कुछ वही ना, तो 30 और 6 की साथियों इससे भाग हो जाएगी, इसको कैलकुलेट कर दोगे तो वो जो एम बराबर निकलेगा वही आपका आंसर होगा। तो कुल मिला के टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है, इस वजह से आंसर नहीं निकल पाया, वरना कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगला प्रश्न देखिए साथियों और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि एक वस्तु 350 रुपए में खरीदी गई और 500 रुपए में बेच दी गई, लाभ कितना होगा। तो बच्चा बच्चा बता देगा साथियों 150 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन यहां पर अगर बात करें लाभ नहीं पूछा जा रहा है, लाभ को प्रतिशत में बदलकर आपको बताना है। तो कभी भी किसी नंबर को प्रतिशत में बदलकर आपको बताना हो तो गुणा 100 कर दो और नीचे आपका क्रय मूल्य कर दो। क्रय मूल्य क्या होता है, एक तरीके से साथियों खरीदा गया मूल्य जो होता है ना वही क्रय मूल्य कहलाया जाता है। तो ये साथियों 350 आपका नीचे आ जाएगा। अब अगर साथियों बात करें, देखिए 3 जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, 5 7 आपका 35 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 300 बटे आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौका आपका 28 हो जाएगा, 2 जाएगा 20 हो जाएगा, 7 दूना आपका कितना हो जाएगा साथियों, 7 दूना 14 हो जाएगा, 6 बचेगा तब भी पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 7 49, 7 अट्ठे आपका 56 हो जाएगा। तो 42.8 करके कहीं पर साथियों आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब आपका साथियों क्या हो सकता है, बताइए। यहां पर देखिए अगर बात करें कि कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है, राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिन का समय लेती है, यदि राधा और कीर्ति दोनों एक साथ मिलकर कार्य करती हैं तो उन्हें काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, कुछ नहीं है, दो लोग हैं यहाँ पर, एक तो कीर्ति हैं और साथियों एक राधा है। यहाँ पर कहा गया है कि कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है, यानी कि अगर साथियों ये दो काम करेगा तो ये एक काम करेगा, यही बात तो यहाँ पर कही गई है। ये क्या है, ये एक तरीके से क्षमता है, एक तरीके से क्षमता बताई गई है कि जो कीर्ति है ना ये दुगुनी कार्य क्षमता की, या ये कह लो कि कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है। अगर राधा एक काम करेगी तो ये दो काम करेगी, अगर राधा दो काम करेगी तो ये एक काम करेगी। अब क्षमता का उल्टा होता है साथियों एक तरीके से समय, यानी कि अगर किसी कार्य को कीर्ति एक दिन में करेगी तो उसी कार्य को राधा 2 दिन में करेगी, इसका मतलब ये होता है। अच्छा यहां पर एक बात लिखिए कि राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिन का समय लेती है, राधा एक काम को पूरा करने में 30 दिन का समय लेती है, तो मैं कह सकता हूं कीर्ति उस काम को करने में कितना समय लेगी। तो ये 2 से 30 हुआ है, यानी कि 15 की गुणा की गई है तभी तो हुआ है ना, इसकी भी 15 से गुणा कराएंगे तो 15 एकम 15 हो जाएगा। यानी कि मैं अब इतना कह सकता हूं कि अगर राधा किसी कार्य को करती है तो वो 30 दिनों में करती है और कीर्ति उसी कार्य को करती है तो 15 दिनों में करती। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। उसके बाद कहा गया है कि यदि राधा और कीर्ति दोनों एक साथ कार्य करें तो उन्हें काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए ये तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन हो गया कि क्वेश्चन में लिखा होता था कि कीर्ति किसी काम को 15 दिन में करती है, राधा उसी काम को 30 दिन में करती है, दोनों मिलकर अगर कार्य करें तो कितने दिन में कर पाएंगी। तो कोई दिक्कत नहीं, कीर्ति की अगर बात करें किसी काम को 15 दिन में करती है, राधा उसी काम को 30 दिन में करती है, दोनों मिलकर कार्य करें कितने दिन में करेंगी। तो ये तो बहुत आसान साथियों अब हो गया आपके लिए, बहुत आसान हो गया। अब एक नंबर ऐसा ले लेते हैं जो 30 के पहाड़े में भी है, 30 के पहाड़े में भी है और 15 के पहाड़े में भी आए, तो 60 है। 15 चौक आपके 60 होता है, 30 दुना आपका 60 होता है। ठीक है, अब टोटल काम साथियों 60 है, एक दिन में 4 कीर्ति काम करती है और 2 राधा कार्य करती है, यानी कि एक दिन में साथियों ये दोनों मिलकर 6 काम करती है और टोटल काम 60 है। तो कितना दिन लगेंगे साथियों, 10 दिन लगेंगे, तो 10 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर अगर कार्य को करती हैं तो साथियों 10 दिन का समय लगता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि आपसे कहा नहीं जाता कि भाई 100 में से 35% आपको अंक लाना है, यानी कि 100 में से 35 नंबर आपको लाना है। यदि सुनीता, अब वो 35% हो सकता हो 500 का हो सकता हो 600 का हो सकता हो 1000 का हो, यहां पर ये नहीं बताया, ये पासिंग मार्क्स बता दिए गए कि 35% लाओगे
ओवरऑल तो पास कहलाओगे। उसके बाद कहा गया है कि यदि सुनीता को 145 अंक मिले और 23 अंकों से वो फेल हो गई, यानी कि 145 नंबर तो उसने लिए लेकिन वो 23 नंबर से फेल हो गई, यानी कि अगर उसको 23 नंबर और मिल जाते तो कुल मिला के उसके 35% बन जाते। यानी कि इसको जोड़ो अगर कितना बनेगा साथियों, ये आपका 5 और 3 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगी, ये हो जाएगा। कुल मिला के साथियों 35% की अगर बात करें तो 168 नंबर बन रहे हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, यानी कि नंबर टोटल दिए जाते हैं नहीं, 500 में से इतने नंबर मिले, 600 में से इतने नंबर मिले हैं, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। अरे भाई जब 35% की वैल्यू 168 है तो 100% की वैल्यू निकाल दोगे, परीक्षा का पूर्णांक निकल जाएगा। कैसे 100% की वैल्यू निकालोगे साथियों, ये भी मैं आपको बतला देता हूं। ठीक है, 100 से गुणा कर लो, भाग 35 आ जाएगा। तो 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, 7 चौक आपका 28 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 एकम 5 हो जाएगा आपका, और 5 दूना 10, यानी कि कुल मिला के 24 दूना 48 हो जाएगा, और एक जीरो लग जाएगा। तो परीक्षा का पूर्णांक जो आएगा साथियों वो 480 आएगा। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि 37 क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने हिंदी के, 38 क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे गए थे हम लोग ने देखे साथियों सामान्य ज्ञान के, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने रीजनिंग के देखे, और 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने मैथ के देखे। अगर आप साथियों वाकई में एग्जाम पास करना चाहते हैं, इस साल वर्दी लेना चाहते हैं, तो कुछ क्लासेस मैंने आपको बना रखी हैं। उस क्लासेस को साथियों लाखों लोगों ने देखा था। ठीक है, तो मेरा मानना है साथियों जब कंटेंट अच्छा होता है तभी बच्चा देखता है। तो लाखों लोग साथियों, अगर ये समझ लीजिए अब री एग्जाम ना होता तो उन्हीं उन्हीं क्लासेस को पढ़ के बच्चा एग्जाम को पास कर लेता, क्योंकि मैथ मैंने देखी पूरी उसी में से आई, हिंदी भी पूरी उसी में से आई, रीजनिंग के भी वैसे ही साथियों क्वेश्चन आए, जी के थोड़ा बहुत इधर होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 3 सब्जेक्ट में अगर आप पकड़ बना लोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको यहीं कहीं मोर दिख रहा होगा, MORE, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर लिखा होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो तुरंत आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट साथियों ओपन हो जाएगी। सारी वीडियोस आपके सामने छोटी छोटी ओपन हो जाएंगी, एक एक करके साथियों सारी वीडियोस को वॉच कर लेना, और जो अगर नोट्स बने तो नोट्स बना लेना और उनको रिवाइज कर लेना। एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। देखिए 100वां नंबर का प्रश्न है कि एक व्रत हमने यहां पर बना ली, एक व्रत में उत्कीर्ण, एक सही, थोड़ा सही से बना लेता हूं, थोड़ा सा सही से बना लेता हूं। क्या कहा गया है, एक व्रत की यहां पर बात की गई, एक व्रत की बात की गई है। इस व्रत में उत्कीर्ण किए गए उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो साथियों ये आपका क्या होगा, ये एक तरीके से आपका एक वर्ग हो गया। तो इसका इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर। अच्छा, विकर्ण क्या होता है, इस वर्ग के ऐसे टेढ़े करके जो तिरछी लाइन आती है ना, यही साथियों विकर्ण कहलाई जाती है। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर दे रखी है। देखिए कभी भी अगर बात करें, आपसे पूछा जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा और वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी हो, तो एक सूत्र होता है साथियों, क्या होता है वो मैं आपको बतला देता हूं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर साथियों क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर। क्या, विकर्ण का स्क्वायर। साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे और अपॉन में साथियों 2 आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है ना, विकर्ण आपके सामने है 16 है, यानी कि 16 का स्क्वायर हो जाएगा भाग 2 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 256 होता है, यानी कि 256/2 आ जाएगा। और 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि 128 साथियों सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। और जिस प्लेलिस्ट का मैंने आपसे जिक्र किया था उस प्लेलिस्ट को साथियों एकदम घोल कर पी जाना है आपको, सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है एग्जाम से पहले पहले। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।